डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी पूरा होशो हवास और जोश और होश के साथ चल रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समय ही ऐसा है कि आपको होश भी संभाल रखना है और जोश भी संभाल के रखना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और ज़्यादा बिलो कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक उसी प्रकार आप अपनी मध्यम गति से तैयारी चलते रहिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। जो भी कंटेंट है उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। खासकर अभी इस समय थोड़ा जीएस पे भी आप ध्यान दीजिए। जीएस में अगर आप 20 क्वेश्चंस प्लस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि उधर अगर आप लगभग 45 और 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो एकदम बहुत बढ़िया है। कम से कम 45 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट में आना ही चाहिए, ये आप जान लीजिए। तो इस बार का जो STET लोग जो बच गए हैं लगभग वो, क्योंकि पिछली बार 8300 लोग पास थे और लगभग 5000 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और उसमें से कई लोग इधर उधर चले गए हैं, छोड़ भी दिए हैं। तो आपके पास 3000 लोग बचते हैं और 3000 का ही, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा और 3000 में ही लगभग आपकी 1610 सीटें हैं। ये है 1209 और 1201 और 409 फीमेल मेल मिला के हैं। तो ज़्यादा अगर आप कट ऑफ पार भी कर लेते हैं तो कट ऑफ पार करिए, 9 और 10 नंबर कट ऑफ से आप आगे रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास रखिए। चलिए छोड़िए, आज हम लोग फिर से आप जो सॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी क्रम में आज एक फिर से नया सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसमें ये व्याख्यात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है। इसके जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के लेवल के अकॉर्डिंग ही हैं, जिसको हम लगातार सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए, क्योंकि समय कम है, कम समय में ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो इसमें ये प्रश्न ऐसे शामिल हैं जो लगभग बीपीएससी के लेवल के ही हैं, और ये जो कंटेंट है आपका, जो उसका टॉपिक है, उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, व्याख्यात्मक ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, उसी आधार पर ये भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पीटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पेड PDF चाहिए तो आप ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जो रिलायबल कंटेंट है आपको अकॉर्डिंग टू बीपीएससी उसके हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें लगभग कई सोर्सेज से उसको शामिल किया गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी है, सॉल्व पेपर भी है, और जो हम लोगों ने PDF कंटेंट जो क्रिएट किया है वो भी उसमें शामिल है, या कई और भी जो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है उसमें भी सब MCQs को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? तो जो आपकी जनपद, भुक्ति और नगर, ये तीनों ही प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित था कौन? तो जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य शामिल था, न कि श्रेष्ठ, सेवक, न संदेह। तो इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य विकास है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका? यानी राज्य का विकास हुआ बल्कि निर्माण नहीं हुआ। देखिए यही बात समझने की, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, देखिए गार्नर की परिभाषा जो राज्य के बारे में कहता है, एक बस 3 to 5 शब्दों में इसने जाहिर कर दिया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वही गार्नर कहता है कि राज्य का विकास है बल्कि इसका निर्माण नहीं किया गया है। तो ये गार्नर का कोट है, आपको इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को, पैटर्न को समझें, किस प्रकार एक ही प्रश्न को आप 20 तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन अवधारणा है? तो राज्य की जो उत्पत्ति का जो प्राचीनतम अवधारणा है या सिद्धांत है, याद रखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये डिवाइन थ्योरी है, दैवी सिद्धांत है। ये वीडियो पॉज करके आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। संगोत्रता समाज को जन्म देती है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। फिर यही बात यहाँ पूछ गई कि देखिए ये संगोत्रता, रक्त संबंध इसको बोलते हैं, इसी का प्रवाची रक्त संबंध है। तो आप वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पढ़ते होंगे कि
रक्त संबद्धता समाज को जन्म देती है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करती है। यहाँ देखिए संगोत्तरता कर दिया है। तो ये मकाईवर का फेमस कोट है और ये पिछली बार भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धर्म ने राज्य के विकास में निम्न 2 तत्वों के पोषण द्वारा सहायता प्रदान की। कौन कौन से? तो आदर एवं आज्ञा पालन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से राज्य के कार्यों का समाजवादी सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य के कार्यों का समाजवादी सिद्धांत मार्क्सवाद है। अगला प्रश्न है कि राजशास्त्र के पिता कौन है? यानी बात वही हुई, राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? बात देखी है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? राज्य को विश्व आत्मा के रूप में हीगल ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य विवेकी, शांतिप्रिय और सामाजिक था, यह कथन किसका है? तो ये जो समझौतावादी विचारक है जॉन लॉक, ये उदारवाद का जनक है। लिमिटेड गवर्नमेंट की पहली बात करने वाला या सीमित सरकार की बात करने वाला कौन है? लॉक। टू ट्राइजन सिविल गवर्नमेंट इसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11 लॉक ने समर्थन किया, तो लॉक किसका समर्थन किया? सीमित संप्रभुता का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना मुहावरे का प्रयोग किया? बेहद फेमस कोट है। बेहद फेमस कोट कहता है कि राज्य के कार्य शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को मार्ग में बाधा बनना या बाधाओं को हटाना, उसे प्रत्यक्ष रूप से परिपोषित करना नहीं है। ये हेगल का ग्रीन का फेमस कोट है, टीएच ग्रीन का। किसने कहा? लोक कल्याणकारी राज्य दान विधि नहीं वरन एक मौलिक अधिकार है। ये आशीर्वादम का कथन है। ऑन लिबर्टी के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक रचयिता J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है। 15 4 एसेज ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है? तो ये भी फेमस पुस्तक है, इजा बर्लिन 4 एसेज ऑन लिबर्टी की लेखिका है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखिए मार्क्स और एंजेल्स दोनों ने मिलकर लिखा है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कथन और कारण कि रूसो हॉब्स की आधार मान्यताओं तथा लॉक के निष्कर्षों को मिलाता है। ठीक, ये कथन तो आपका सही होगा। रूसो व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास रखता था, ये ऐसा नहीं है, व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखता था। तो ऑप्शन जो कारण है गलत हो जाएगा, तो ए सही होगा और आर गलत होगा, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, ये कथन किसका है? एक कोट जो है महात्मा गांधी जी का है। प्रजातंत्र मूर्खता का फल है, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, इनमें से किसका कथन है? तो याद रखिएगा प्रजातंत्र जो है मूर्खता का फल है, ये कोट है आपका ऑसबॉर्न का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाला है कौन? तो ये जॉन ऑस्टिन, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस इसकी फेमस पुस्तक और संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का जनक। क्वेश्चन नंबर 21 लोक संप्रभुता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लोक संप्रभुता जो पॉपुलिस्ट सॉवरेंटी है उसकी बात करने वाला रूसो हुआ। 22 किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक चिंतन से हटा देना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये क्रैब का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो अद्वैतवादी सिद्धांत यानी एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता जॉन ऑस्टिन हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 कि किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये लास्की का कोट है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निम्न प्रकार परिभाषित किया है? अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता या अपने आप स्वयं व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ये ऐसे भी है। तो ये कथन आपका है जोसेफ लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन एक दूसरे के पूरक है, ये कथन किसका है? तो लास्की का ही कहना है। ये भी याद रखिए कौन विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है और कौन विचारक कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो ये होगा मकाईवर, बाकी नॉजिक, ऑक्सफोर्ड और नॉक जो है ये सब तीनों ही नकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक हैं, लेकिन मकाईवर नहीं है।
28 कथन और कारण देखिए। कथन और कारण, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है कि जिसे कृत्रिम वैज्ञानिक कहा जा सकता है, सही है। जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है, सही है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन देखिए इसमें व्याख्या सुस्पष्ट नहीं है। तो जो व्याख्या, दोनों तो सही लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, तो बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 कि ये आपको मैच करना है कि किससे किसको मैच करना है। प्राकृतिक अधिकार जो है किससे संबंधित है, तो ये है अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये ए का चौथा होगा। अधिकार का कानून सिद्धांत, इसका मानना है कि जो अधिकार है वो अधिकारों का स्रोत राज्य है, यानी बी का तीसरा होगा, ठीक। और अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत, इसका मानना है कि अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो सही कथन होगा इसमें, आंसर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संस्कृति पाश्चात्यता यानी कल्चरल लैग के विचार का समर्थन किसने किया, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये लॉवेल साहब का कोट है, संस्कृति लैग के विचार का सिद्धांत लॉवेल का है। 31, एक संगठित समूह जो अपने सदस्यों को सरकारी सत्ता में बिना औपचारिक रूप से लाए हुए सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह की परिभाषा ये किसके द्वारा दी गई, तो ये जेगलर महोदय के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजनीतिक दलों की राज सिंहासन के पीछे की शक्ति के रूप में परिभाषित किसने किया। तो सिंहासन के रूप में शक्ति के रूप में, सिंहासन के पीछे की शक्ति के रूप में परिभाषित करने से किया, तो ये फाइनल ने ऐसा राजनीतिक दलों के रूप में परिभाषा किया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक बार पूछा जा चुका है आपका बीपीएससी में, तो बर्क के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन वृत्ति मूलक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी व्यावसायिक या वृत्ति मूलक जो प्रतिनिधित्व के उस प्रतिपादक कौन है, जीडीएच कोल। 35 देखिए कि हाल के वर्षों में अधिकांश संघीय देशों में केंद्र बहुत शक्तिशाली बन गया है, जैसे ये, जैसे कि भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं। 36 एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, ये कथन किसका है, तो डाइसे का कथन है। 37 संघीय व्यवस्था में कौन सी संस्था संविधान का संतुलन चक्र मानी जाती है, वो न्यायपालिका है। 38 एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संविधान द्वारा संप्रभु शक्ति किस में निहित होती है, तो होती है केंद्रीय सरकार में। 39 देखिए कि निम्न में से किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक शासन के रूप में परिभाषित किया है। अर्ध संघात्मक शासन के रूप में किस परिभाषित किया, बेहद महत्वपूर्ण, ये अब आपको रटा होना चाहिए, किस वेयर कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था तो नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो ये 19(1) में शामिल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, चाहे वो जीएस हो चाहे सब्जेक्ट हो। 41 देखिए निम्नलिखित निषेधाधिकार शक्तियों में कौन भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है, कौन सी वीटो पावर भारतीय प्रेसिडेंट या इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त नहीं है, तो है आपका विशेष निषेधाधिकार, स्पेशल वीटो। क्वेश्चन नंबर 42 है योग्यता, अनुभव तथा सेवा प्राप्त व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित थे, तो ये आयरलैंड के से प्रभावित हुए। 43 संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कर कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो विधान मंडल के प्रति, जिसको आप संसद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन तथा उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है, तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। 45 यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, तो ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि अनुच्छेद 1970 और ये आप देख सकते हैं ये घटना घट चुकी है भारत में। 46 किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, केवल चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ के शासक को मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी दिल्ली के लिए उपराज्यपाल है और लक्षद्वीप के लिए प्रशासक शब्द का यूज किया जाता है।
जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसमें न तो निर्वाचक मंडल द्वारा, न राज्यपाल द्वारा, न ही प्रत्यक्ष रूप की वहाँ की जनता द्वारा। डी होगा रूप में से कोई नहीं। तो देखिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहाँ पर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होगा? के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद ने इसके लिए विधि का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है किसमें? तो भारत और यूएस के दोनों, भारत और अमेरिकी संविधान में दोनों में शामिल है जुडिशियल रिव्यू। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक तीनों प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उदारवादी नहीं हुआ है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि सही विकल्प चुनना है आपको। तो उसमें सही विकल्प क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 108 के माध्यम से गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकालीन 0 आवर का अर्थ क्या है? तो भारत की संसद की कार्रवाई में जो 0 आवर होता है वो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखित दूसरे विषयों एजेंडा के बीच, यानी प्रश्नकाल के जस्ट आफ्टर ये शून्यकाल आता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपसे। व्याख्या पढ़ लीजिए आप। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि वित्तीय विधेयक जो मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत होता है गलत है। यह संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए बिल्कुल नहीं, पहले प्रथम निम्न सदन लोकसभा में किया जाएगा। या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया भी गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही होगा। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा विघटित होने के लिए अनुबंधित नहीं है, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 55 कि भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? तो किसमें से क्या सही है? तो वह संसद किसी भी भारत का राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य होगा। ये देखिए, वह संसद किसी भी सदन या सदस्य किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्य नहीं होगा। ये है उसके साथ शर्त राष्ट्रपति के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है? सही है। इसमें 74(1) जो है इसको आपको पढ़ना चाहिए। 74 1 2 3 ये तीनों पढ़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। 59 देखिए, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने का तथा सत्र अवसान करने का लिए प्राधिकृत है? ये बेहद महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 69th अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? जो आपका 79th अमेंडमेंट है या जो 79वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में है, जो कि 1999 में आया और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और फिलहाल समय में भी इसको बढ़ा दिया गया है। 61 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 19 में है कि मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रभुत्व किए गए हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 19, 20, 21 व 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है और अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 19, 29 और 30 अनुच्छेद 15, 16, 17, 19, 29, 30 ये लगभग 6 जो है ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 62 भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये है आपका धर्म, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 63 निम्न में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? इसको हम सामाजिक समानता भी बोलेंगे। 17 की क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन और 18 है जो उपाधियों का अंत।
64 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर 65 मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है? क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों का न्यायिक प्रवर्तन किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का के संबंध में ऐसा नहीं है। 66 कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, और यह सब व्यवस्था 359 के तहत है। 67 संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संशोधन करने का जो काम है केवल और केवल संसद को है, केवल और केवल संसद को है। 68 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक है जो बैंक की संविधानुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन केटी शाह का पिछली बार में टेट 2 में प्रश्न आ चुका है। 69 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम उठा था। कब? तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। 70 देखिए संविधान सभा में किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी? तो ये बेहद इसको आलोचना के रूप में एक कोट कहा गया टिटिक कृष्णाचार्य के द्वारा। 71 देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाई में है, तो आप अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। 72 निर्वाचन आयोग कार्य करता है। तो इनमें से निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक संस्था है, ये स्वतंत्र संस्था है, ये किसी के दिन भी कार्य नहीं करता है, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर कब तक रहता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो संघ लोक सेवा का जो सदस्य होगा वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक। 74 कि एक ऐसी रिट यानी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उस प्रदत्त अधिकारों का अंतर्गत करना चाहिए था, इस रिट को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो है कि केवल प्रारंभिक अपीली और परामर्शी संबंधित क्षेत्राधिकार रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि शिक्षा के उत्तराधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, तो याद भूलने की जरूरत नहीं। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, जीएस का भी क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित मुकदमे यानी PIL से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है भारत में मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित है। 80 इनमें से कौन कर या शुल्क संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो कृषि भूमि पर संपदा को लिए संघ के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। 81 भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये जो 3 सूचियों की व्यवस्था है, केंद्र सूची, राज्य समवर्ती सूची, ये व्यवस्था अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 82 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक केवल और केवल, तो आपके मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। 83 भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल लागू का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे बताते हैं कि हम लोग BPSC के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्ज़ाम है उसमें PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए एक शॉर्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
ये ऐसे शॉर्ट पेपर हैं जो उसके बीपीएससी की आयोग द्वारा जो सिलेबस है या उसके द्वारा जो पेपर लिया गया है पिछले 2 बार का, उसी के आधार पे ये डिफ़िकल्टी लेवल लग रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाज़ार में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, आपको खुद पता नहीं क्या पढ़ना है, तो पहले पता कीजिए क्या पढ़ना है और उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट को लीजिए। जितने भी बाज़ार में प्रैक्टिस सेट हो किसी काम लायक नहीं है। तो आप जितना कंसेप्ट पढ़ेंगे, जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा वो आप ही काम आएगा। और जितना आप रिवाइज़ करेंगे, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आप रिवाइज़ करेंगे जो आपके पास में, उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। और किसी प्रकार का पेड पीडीएफ की ज़रूरत अगर है आपको, पेड पीडीएफ की, तो आप जो मोबाइल नंबर है 91617013 और 36 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। क्वेश्चन नंबर 84 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए प्रश्न, देखिए पूछने का तरीका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आप मानते हैं कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये गलत होगा। इसमें जब कोट नहीं किया कि किसने कहा है, तब वो होगा जो आपका आमुख यानी प्रस्तावना है वो, ठीक। लेकिन कह दें कि BR अम्बेडकर या किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है, या भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसको कहा गया, तो आपका अनुच्छेद 32 होगा, ठीक, उनके अनुसार। लेकिन अगर नहीं कोट करा कि किसने कहा तो कौन सा होगा, प्रियम्बल, प्रस्तावना। 85 भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। या देखिए भाग 11 में 245 से लेकर 263 तक। 86 पंचायती राज की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी, कब, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायतों की अवधारणा निहित है। याद रखिएगा ये राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत अनुच्छेद 48 उसमें शामिल है। ये क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद में गलत बोल दिया, 48 पर्यावरण से, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 कि सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सही उत्तर होगा कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वे सब पंचायती राज्य के सदस्य हो सकते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। पंचायत के सरपंच का जो सरपंच है उसका चुनाव पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किए गए। ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91 देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र में गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 2000 होनी चाहिए। 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया। तो याद राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 94 देखिए भारत में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, तो ये 1959 से भारत में आरंभ हो गया नागौर से। 95 को देखिए कि गांव सभा के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता करते हैं। 96 कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को संकेत करना है जब वे सामाजिक समूह के हों। जब वे उसी सामाजिक समूह के हों तो विचारधारा किसका है या विचार किसका है, तो लियोनार्ड डब्ल्यू टोक का है। 98 देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। बेहद आसान सा प्रश्न, तो उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भंग के समय हुआ, ये उसमें अफ्रीका में थे। 100 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 ये लास्ट क्वेश्चन हुआ आपका। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया, तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया। 15, 16 और 18 जुलाई तक इसको खत्म कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए
एक शॉर्ट पेपर जो कि आपके क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करते हैं 2-3 शॉर्ट पेपर तो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।